सालों से एक नाजायज मुल्क घमंड से बोलता था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा असरदार है कि वो अमेरिका और दूसरे मुल्कों के अंडरवियर का रंग तक जानता है। वो पिछले तकरीबन 1.5 साल यानी 7 अक्टूबर 2023 से अपने अंडरवियर का रंग खुद तलाश कर रहा है। दोस्तों, जब 9/11 की साजिश के बाद मुसलमान मुल्क या यूं कह लें कि मिडिल ईस्ट तबाह ना हो सके, तो साजिशी दिमाग ने 29 जनवरी 2002 को राष्ट्रपति बुश से अमेरिकी कांग्रेस के स्टेट ऑफ द यूनियन मैसेज में ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया को एक्सेस ऑफ इविल बता दिया। पर जब ईरान न्यूक्लियर पावर हो गया, तो यही गलत तरीके से पैदा किया गया मुल्क कहने लगा कि ईरान की वजह से मेरे वजूद को खतरा है, और 27 सितंबर 2012 को यूएन में तस्वीर दिखाकर कहा कि ईरान फर्स्ट स्टेज में 70% यूरेनियम साफ कर चुका है और सेकंड स्टेज में 90% साफ करके एटम बम बनाकर पूरे रीजन के लिए खतरा पैदा करेगा। अब जब इसी फर्जी मुल्क के जादू का असर गजा जंग ने उतार दिया और दुनिया इस जालिम मुल्क की सच्चाई से रूबरू हो चुकी है और इसी फर्जी मुल्क के प्रोटेक्टर को ताना देने लगी है, तो यही खुद को बेहद ताकतवर कहने वाला मुल्क अपने 23 सितंबर 2023 को यूएन में दिखाई गई तस्वीर को दिखाकर बता रहा है कि 23 सितंबर 2023 से ही हम लोगों ने पूरे अरब मुल्कों को दोस्त बना लिया था। कुल मिलाकर ये घमंडी मुल्क काफी परेशानी में है, क्योंकि इंडियन मीडिया यानी टॉमी मीडिया भी अब इस मुल्क के खिलाफ रिपोर्ट चला रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल की 90 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। ये साफ नहीं है कि ये अब तक मारे गए इजरायली सैनिकों की कुल तादाद है या फिर सिर्फ 24 घंटों में इजरायली सैनिकों को मारा गया है। पर लेबनान की शफाक न्यूज एजेंसी का दावा है कि 24 घंटों के अंदर हिजबुल्लाह ने दर्जनों इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। खबरों में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने अपने हमले तेज कर दिए हैं। हाइफा के नॉर्थ वेस्ट में स्टेला मैरिस नेवल बेसिस और मिरोन हवाई निगरानी अड्डे पर सटीक रॉकेट्स दागे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनानी कोस्ट से लगे रास अल नकौरा पर हमला करने के लिए 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है, जिससे सटीक हमले हुए हैं। वहीं एबीसी न्यूज ने एपी के हवाले से बताया है कि यमन के हुतीज ने रेड सी के पास बाब अल मंडेव स्ट्रेट से गुजर रहे एक जहाज को निशाना बनाया है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि हुतियों ने इजराइल के 3 कार्गो शिप्स को निशाना बनाया है। ब्रिटिश फौज के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि बाब अल मंडेव स्ट्रेट से गुजरने वाला जहाज, जो अदन की खाड़ी से रेड सी और ईस्टर्न अफ्रीका से अरब पेनिसुला को अलग करता है, वहां से हमलों की रिपोर्ट दी गई है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट दोनों ने सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा दिया है। यह खबर तब सामने आई है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर हमले करे हैं और हमास ने बिना जंग रोके बंधकों को रिहा करने से मना कर दिया है। बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहने पर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में जबरदस्त प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट अब गजा और लेबनान दोनों में जंग बंद यानी सीज फायर करना चाहता है। इजरायली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का मानना है कि दोनों जगहों पर फौजी मकसद यानी मिलिट्री टारगेट हासिल करना बेहद मुश्किल है और आईडीएफ सैनिकों के बड़े तादाद में रोजाना मारे जाने और जख्मी होने से इजरायली डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बेहद हताश, बेहद मायूस और फ्रस्ट्रेटेड है। दरअसल सियासी तमाशा ये है कि इजराइल अमेरिका के इलेक्शन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका का इलेक्शन अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच चुका है। नवंबर में इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ताकतों की जंग को 13 महीने हो जाएंगे और रूस यूक्रेन की जंग को 32 महीने हो जाएंगे। दुनिया ट्रंप का टेन्योर देख चुकी है। ट्रंप एक अजीबोगरीब सोच रखते हुए रोज एक नया नैरेटिव बनाते हैं। कमला हैरिस को भी दुनिया पिछले 4 सालों से देख रही है कि वो भी बाइडन से अलग सोच नहीं रखती हैं। रूस इसराइल के लिए ईरान को अपना खास पार्टनर बना कर रखेगा,
ताकि यूक्रेन में यूरोप कामयाब ना हो सके। वहीं चीन यूरोप के लिए रूस को अपना बेहद खास पार्टनर बनाकर रखेगा ताकि वो अमेरिका के बाद सुपर पावर बन जाए। रूस, चीन और ईरान तीनों मिलकर अब अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया को साउथ चाइना सी में वियतनाम के बाद एक नया सरदर्द देंगे। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के मुल्कों को अमेरिकी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप दुनिया बदलकर चले गए हैं। चीन और यूरोप को तेल, गैस, यूरेनियम, पैसा चाहिए। उन लोगों के पास दुनिया का तेल, गैस, यूरेनियम, रेयर अर्थ मेटल्स और ट्रिलियन डॉलर सोवरेन फंड है। इजराइल 5 नवंबर के अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट के इंतजार में है, लेकिन तमाम जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में कोई भी जीते, इजराइल या उनके नेताओं को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इजरायली नेता को अब 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजराइल हिल चुका है और जंग बंद करने की बात इजराइल के अंदर और ज्यादा तेज हो गई है। इजराइल के नॉर्थ में हिजबुल्लाह ने वेडनेसडे को खुले इलाकों में 2 अलग-अलग रॉकेट हमले करे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ का मानना है कि यह हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पहली वारदात में मेतुला के एक एग्रीकल्चरल इलाके में 5 लोग, एक इजरायली किसान और 4 विदेशी कर्मचारी मारे गए थे। छर्रे लगने से छठा शख्स संजीदा तौर पर जख्मी हो गया था। दूसरी वारदात में हाइफा के वेस्ट में गिलम जंक्शन के पास एक जैतून के बगीचे में छर्रे लगने से 60 साल की एक औरत और उसके 30 साल के बेटे की मौत हो चुकी है। 70 साल के एक शख्स को काफी संजीदा घाव हुए हैं। इन दोनों हमलों में जख्मियों को हाइफा के रामबाम हेल्थ केयर कैंपस में ले जाया गया। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह ने कुल मिलाकर तकरीबन 25 रॉकेट्स दागे हैं। ये हमले तब हुए जब आईडीएफ हिजबुल्लाह ड्रोन के खतरों को कम करने की अपनी कोशिश कर रहा था। वहीं जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट दोनों ने गजा में सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपना दबाव बढ़ाया है, ताकि गजा में हमास की तरफ से बंधक बनाकर रखे गए बाकी जिंदा बचे 101 लोगों को वापस लाया जा सके। लेकिन हमास ने साफ कर दिया कि बिना कंप्लीट सीज फायर के बंधक रिहा नहीं करे जाएंगे। ऑफिसर ग्रेजुएशन सेरेमनी में 2 टॉप डिफेंस ऑफिसर्स ने कहा है कि बंधकों को वापस करने के लिए ये वक्त सबसे अहम है, जिस पर अब ज्यादातर इजरायली ऑफिसर्स सहमत हैं। और अगर ऐसा मुमकिन होगा तो हमास के साथ किसी तरह के समझौते के जरिए ही होगा। साथ ही डिफेंस के सोर्सेज अभी भी इस बात का कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह कम से कम पब्लिकली लितानी नदी के नॉर्थ को वापस लेने के लिए कमिटेड है। आप लोग को बता दूं कि मौजूदा जंग शुरू होने के बाद से इजराइल की शुरुआती हालात काफी खराब रहे हैं और इजरायली फौज लेबनान में आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट गजा पॉलिसी को लेकर नेतन्याहू पर पहले भी हमलावर रहे हैं। इजरायली वॉर कैबिनेट में शुरू से फिलिस्तीन को लेकर डिफरेंसेस रहे हैं। गैलेंट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो पब्लिकली ऐलान करें कि गजा को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है। गैलेंट ने यह भी कहा है कि अक्टूबर 2023 से मैं इस मुद्दे को लगातार कैबिनेट में उठा रहा हूं और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। दोस्तों, वॉर कैबिनेट के एक दूसरे मेंबर बेनी गैंट्स, जो पहले ही नेतन्याहू से डिसएग्री करते थे, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान पर अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि गैलेंट सच बोलते हैं। हर कीमत पर इजराइल के लिए सही काम करना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। वहीं हमास ने वेडनेसडे को 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रही लड़ाई को टेम्पररी तौर से रोकने के किसी भी प्रपोजल को खारिज कर दिया है और कंप्लीट सीज फायर पर अपनी बात दोहराई है। हमास ने कहा है कि जब तक कंप्लीट सीज फायर लागू नहीं होता है, तब तक बचे हुए बंधकों को रिहा नहीं करा जाएगा। ये बात हमास के सीनियर ऑफिसर ताहिर अल नुनू ने एएफपी को बताई है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @the rate of अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।